नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हम एमसीडी के साथ शुरुआत जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसके फौरन बाद हिमाचल और गुजरात की बारी होगी। बड़े संकेत अभी तक के एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक साफ संकेत मिलते हुए कि आम आदमी पार्टी एक बड़ी जीत की तरफ बन रही है, क्योंकि न सिर्फ महिलाओं में बल्कि हर वर्ग में, जिसमें पूर्वांचलियों से लेकर पंजाबी, दक्षिण भारतीय, सभी दिल्ली वासी जो यहाँ पर हैं, उन सब में बहुत आगे चल रही है आम आदमी पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आज तक एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे है वो बता रहा है बीजेपी को 35% वोट मिलने का अनुमान। सीधे रुख करेंगे शुभांकर का। शुभांकर, बेहद दिलचस्प है दिल्ली एमसीडी का ये चुनाव, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी का पूरा जोर है तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर से शुरुआत हो गई है। अब आंकड़ों की बारी है, इसलिए देखना महत्वपूर्ण होगा कि आपके पिटारे में क्या आंकड़े हैं जो बताएंगे 15 सालों से सत्ता पर काबिज बीजेपी रहेगी, जाएगी, आम आदमी पार्टी क्या कमाल कर जाएगी। शुभांकर, क्या है आंकड़ा आपके पास? अब चित्रा देखिए, एक जानकारी तो आपने दे दी कि बीजेपी को कितना वोट परसेंटेज मिला है, लेकिन हमारी गाड़ी यहां पहुंच गई है और इन गड्ढों के बीच में से कूड़ा, करप्शन या पुरानी वाली दिल्ली, इन तीनों को लेकर चुनाव था और वोट परसेंटेज जो मिला है तीनों राजनीतिक दलों को, अब वक्त आ गया है कि उसका खुलासा कर दिया जाए कि हमारे सर्वे में कितना वोट परसेंटेज है जो तीनों सियासी पार्टियों को मिला है। और अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए, देखिए अब धीरे धीरे 250 वार्ड हैं और ये परसेंटेज हम आपके सामने कर रहे हैं। और जैसा कि आप चित्रा ने आपको बताया, बीजेपी को 35% वोट मिले हैं। ये वोट परसेंटेज अच्छे हैं, लेकिन क्या ये जीत के लिए काफी होंगे, ये सवाल बड़ा है। लेकिन आम आदमी पार्टी वोट परसेंटेज के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 43% वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को मिले हैं। क्या ये सीटों में तब्दील हो जाएगी? क्या आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही है उसमें तब्दील हो जाएगी? क्या जितना बड़ा ये परसेंटेज वोट का दिख रहा है उतना ही डिफरेंस सीटों में होगा? इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन कांग्रेस 10% वोट के साथ 3 नंबर पर है, यानी मौजूदगी दर्शा रही है, लेकिन सीटों में कितना पाएगी इसको देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी वोट परसेंटेज के हिसाब से अंजना और चित्रा आम आदमी पार्टी बनी है। 43% वोट उन्हें मिले हैं। बीजेपी 35% के साथ है। अब ये सीटों में कितना डिफरेंस होगा ये हम थोड़ी देर बाद बताएंगे, ताकि आप भी दर्शक समझे। लेकिन फिलहाल ये डिफरेंस 8% का है और ये देखिए, ये 8% का परसेंटेज जो है। अब दूसरी गाड़ी हम मंगाते हैं, वो गाड़ी जहां पर हमारे साथ सीट होंगी, यानी 35% पर बीजेपी 250 में से कितनी सीटें आई हैं। तो फिलहाल ये गाड़ी बढ़ रही है, अगली गाड़ी में सीट का आंकड़ा बताएंगे आपको। देखने में सबकी दिलचस्पी रहेगी कि सीटों में क्या मामला होता है। 8% का फासला है ये। अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी 1% वोट ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी से। बहुत बड़ा संकेत इसमें, एक बड़ी जीत की तरफ कि आम आदमी पार्टी बढ़ रही है दिल्ली के एमसी चुनाव में। आपको बता दें, जो तमाम मुद्दे इस बार हावी रहे हैं उसमें हर वर्ग में अगर समर्थन मिल रहा है आम आदमी पार्टी को, तो ये संकेत दे रहा है कि बीजेपी फिसलती चली गई है। वहीं पर 10% पर कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर के मुकाबले में अटकना एक बड़ा संकेत है कि कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन राजधानी दिल्ली में शीला दीक्षित के बाद लगातार खोती चली जा रही है। और जब ये लड़ाई बाइपोलर यानी दोनों के बीच में चल रही है, इसीलिए लिए चलता है। शुभांकर, सीट बताइए जल्दी। अब देखिए, आज तक एक्सिस माई सर्वे में आपको वोट परसेंटेज बता दिया, 8% का डिफरेंस था। लेकिन ये सीटों में कितना डिफरेंस है और कौन इस बार मेयर बनेगा, किसका मेयर बनेगा, ये समझने के लिए बिना देर किए आपको सीटों का आंकड़ा दिखाते हैं। और सीटों का आंकड़ा जो है, जैसे कि संभावना जताई जा रही थी शुरुआत में अलग अलग वर्गों को लेकर, आम आदमी पार्टी की तरफ वो जाती हुई बीजेपी के पास 69 से लेकर 91 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है हमारे सर्वे के हिसाब से। लेकिन आम आदमी पार्टी परिसीमन के बाद इस बदली हुई एमसीडी में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है। 149 से लेकर 171, हालांकि ये उनके आंकड़ों से कम है अंजना, चित्रा, क्योंकि वो 230 की बात कर रहे थे। 149 से 71। वहीं कांग्रेस की सिर्फ मौजूदगी दर्ज हुई है, 3 से 7 पार्षद उनके आएंगे, यानी दहाई का आंकड़ा भी एक्सिस और आज तक के सर्वे में नहीं आ रहे हैं। बीजेपी अपने अनुमान से बहुत कम है। 8% वोट परसेंटेज जो है, जब आप सीटों में देखते हैं तो वो तकरीबन दोगुना का अंतर दिख जाता है। 69 से 91 अधिकतम सीटें मिल रही हैं, कम से कम 69, अधिकतम 91। लेकिन आम आदमी पार्टी को मिनिमम हमारे सर्वे में 149 सीटें यानी 150 के आसपास और अधिकतम 171, जो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। यानी आम आदमी पार्टी की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स थी, जो कूड़े की बातें थी, वो यहां पर हमारे सर्वे में असर करती हुई नजर आ रही है। जबकि बीजेपी के द्वारा जो बड़े मुद्दे उठाए गए थे वो शायद यहां एमसीडी के चुनावों में असर नहीं किए। कांग्रेस का हाल आप देख रही हैं, 3 से 7 सीटें।
वार्ड वार्ड में जाकर आपने शुभांकर दिल्ली का दंगल किया था और उसमें जो तस्वीर आ रही थी लगभग वही यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। मनोज तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। दिल्ली में आप ही चेहरे थे मनोज जी, और इधर तो पूर्वांचली भी लग रहा है कि फिसल रहे एमसीडी चुनाव में। वहीं पर गौरव भाटिया बीजेपी का पक्ष रखेंगे बतौर प्रवक्ता। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हमारे साथ नेता जुड़ रहे हैं। आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन आज तक एक्सिस माय इंडिया के सर्वे में एग्जिट का अनुमान मनोज तिवारी जी साफ संकेत दे रहा है कि आपसे लगभग डबल सीटें, क्योंकि हम एवरेज निकालें तो आपका 80 के आसपास, वहीं 160 एवरेज दिख रहा है आम आदमी पार्टी का, यानी आपसे लगभग दोगुनी सीटें आम आदमी पार्टी दिल्ली में ला रही है। पूर्वांचली, पंजाबी, दक्षिण भारतीय, दिल्लीवासी सभी के सभी वर्ग आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। सर, पूरा मुद्दा चल गया, शराब और दरबारे तिहाड़ पिट गया क्या? नहीं, अब देखिए आप, ये जो भी सामने है इसका इंतजार तो हम करेंगे ही। अब तो वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग के बाद जो रिजल्ट होगा वो स्वीकार होगा, सबको स्वीकार करना ही चाहिए, ये जनादेश है। और अभी मेरा अनुमान है कि हमारा बेहतर हो सकता है, लेकिन अब जो भी एग्जिट पोल है अब उसको चैलेंज भी नहीं करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि लड़ाई जैसे शुरू हुई थी, जिस प्रकार से लगता था कि इस बार एमसीडी में बिल्कुल ये क्लीन स्वीप करेंगे, तो वैसा तो दिख नहीं रहा है। 150 या 151 जिसको आए उसका 151 वाले का मेयर बनेगा दिल्ली का। अब जो भी होता है उसको स्वीकार करना है। हमारा मानना है कि ये कांटे का टक्कर है और जो भी रिजल्ट होगा उसका इंतजार करना चाहिए। एक उदासी दिखाई दे रही है मनोज तिवारी जी आपके चेहरे पर, जिस उत्साह के साथ आप जाते थे, मतलब पूर्वांचली वोटरों के बीच अगर मनोज तिवारी पहुंच जाएं तो वहां पर लोगों की भीड़ कितनी आ जाती है आपके दीदार के लिए, ये बताने की जरूरत नहीं है। पूर्वांचली वोटर भी आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो पलट के पूछा जाएगा ये हाल क्यों बना रखा है? महिला वोटर्स भी बीजेपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी का रुख कर रही हैं इन आंकड़ों के हिसाब से। नहीं, वो चेहरे पे थोड़ी उदासी इसलिए कि मुझे ठंडा लग गया है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैंने आपको समय दिया था तो बैठा हूँ, तो इसलिए थोड़ा अनवेल हूँ। लेकिन हमारा मानना है कि रिजल्ट का हम इंतजार करेंगे और जो आम आदमी पार्टी के मुद्दे थे जो हमने रखे, उस प्रकार को अगर दिल्ली में देखिएगा तो आम आदमी पार्टी को मौका मिलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन जो आपका एग्जिट पोल दिखा रहा है इसमें अगर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से हम इंतजार करेंगे। चलिए, बहादुरी से कम आप एग्जिट पोल का सामना कर रहे हैं, वरना नेता आते ही कहते हैं कि हमें आपके एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं, अगर उनके विपरीत जाता है। जल्दी स्वस्थ होइए। विनोद जी और प्रदीप जी एक सवाल करना चाह रहे हैं। प्रदीप जी पूछ लीजिए। प्रदीप जी। नहीं, मैं मनोज जी को बताना चाह रहा था कि दिल्ली की जनता की कुछ मिट्टी ऐसी है कि 3 बार 15 साल हर किसी को मौका देती है, चाहे शीला दीक्षित जी को हो, बीजेपी को हो एमसीडी के लिए, और चाहे केजरीवाल को हो असेंबली के अंदर। और मनोज जी की थोड़ी तबीयत बेहतर करने के लिए एक ही चीज मैं बताना चाहूंगा आउट ऑफ द वे जाके, जो कि आप अभी बताएंगे। साथ ही साथ लोकसभा में सिर्फ मनोज जी की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट लोकसभा ऐसी है जिसमें बीजेपी आम आदमी पार्टी से बेहतर करती हुई नजर आ रही है। वोट शेयर के हिसाब से 2% ज्यादा बीजेपी को वोट शेयर, और सीटों के लिहाज से 4 सीटें बीजेपी को ज्यादा हमारे सर्वे में मिलती हुई नजर आ रही है। शायद इससे मनोज तिवारी जी की स्वास्थ्य में बाकी सांसदों के लिए, लेकिन इसमें चिंता की भी घंटी है। नॉर्थ ईस्ट सीट में खाली आगे दिख रहे हैं आपके वोटर्स आपके समर्थन में, जहां से आप सांसद हैं। विनोद जी एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे, और एक और बहुत दिलचस्प चीज है जो हम बताएंगे प्रदीप जी, वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब बीजेपी वोटर्स से आपने पूछा कि आपने बीजेपी के लिए क्यों वोट किया है, तो 34%, 34% लोगों ने कहा कि हमने नरेंद्र मोदी की वजह से बीजेपी को वोट दिया है। 22% लोगों ने कहा कि हम तो बीजेपी के लॉयल वोटर्स हैं, हम तो बीजेपी को ही वोट करते हैं। वही पार्षद या कैंडिडेट के लिए सिर्फ 10% लोगों ने बात की। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। जल्दी से विनोद जी, आपने जैसे जो हमारा ये सर्वे दिखा रहा है कि 149 से लेके 171 तक आम आदमी पार्टी, और आपने कहा कि जो थंपिंग मेजॉरिटी की बात आम आदमी पार्टी कर रही थी वो स्वीप नहीं है,
तो इस बात से आप खुश हैं, मतलब कि चलिए स्वीप नहीं है, पहले से ही आप मान रहे थे कि स्वीप हो सकता है? नहीं विनोद जी, शुरू में ऐसा लगता था, क्योंकि जिस प्रकार से उन लोगों ने बातों को रखा था, तो ऐसा लगता था कि हम लोगों को चौथी बार शायद ज्यादा नुकसान उठाना पड़े। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आते गया, लोगों का विश्वास हमारे में पुनः बढ़ता गया। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार, जैसे उन लोगों की जो व्यभिचार, ये सब चीजें आती गई, उसका असर तो होता ही है। तो इसलिए मैंने देखा कि अब 149 तो आप दिखाई रहे हैं, और 149 में अगर मान लीजिए थोड़ा सा और कम हो गया, हमारा बढ़ गया, तो स्थिति कुछ डिफरेंट भी हो सकती है। यहाँ पर एक और आंकड़ा जल्दी से मैं बता देती हूँ। जब ये सवाल एक्सिस बैंक इंडिया ने लोगों के बीच जाकर पूछा, केंद्र सरकार द्वारा 3 नगर निगम को एक किए जाने के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक किए जाने के बाद बीजेपी की उम्मीदें कहीं ज्यादा बढ़ गई थी और माना जा रहा था कि उसका फायदा बीजेपी को हो सकता है, इस वजह से ये निर्णय किया गया हो। यहाँ पर लोगों ने जो जवाब दिया है, देखिए आंकड़े बीजेपी के खिलाफ हैं, लेकिन लोगों का ये जवाब है। 66% लोगों ने कहा है अच्छा हुआ है, खराब हुआ है 10%, कोई फायदा नहीं हुआ 5%, और पता ही नहीं 18% ये जवाब देने वाले लोग हैं। और यहीं पर अगर हम शिक्षा के हिसाब से अगर हम देखें तो यहां पर भी आम आदमी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। यानी कि एक तरफ कम्युनिटी, दूसरी तरफ महिला वोटर, शिक्षा के नाम पर यूथ वोटर भी यहां पर ज्यादातर आम आदमी पार्टी के पक्ष में ही अपनी बातें कहते हुए नजर आ रहा है। तो ये आगे के लिए मनोज तिवारी जी, आज तो आप इन आंकड़ों को जैसे भी एक्सेप्ट करें, लेकिन आगे के लिए अब बीजेपी का क्या हाल होगा? क्योंकि अगर लोकसभा के लिहाज से अगर इसको हम बांट कर देखें तो सिर्फ आपकी सीट को छोड़कर 6 जगहों पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है। देखिए अभी तो जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है, कुछ मेरा कमेंट करना ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यूनिफिकेशन एमसीडी का एमसीडी को स्वतंत्र करने वाला निर्णय है। अब जो भी कम से कम पार्षद होगा, वो किसी और को दोष नहीं दे सकता कि हम इसलिए काम नहीं कर पाए कि मेरे पास फंड नहीं था। जो भी मेयर होगा, वो हम मुख्यमंत्री के दरवाजे पे उसको नाक नहीं रगड़ना होगा। तो ऐसे में मेयर एक आत्मनिर्भर होगा, फंड से भी और अपनी शक्तियों से भी। तो निश्चित रूप से 65% कह रहे हैं कि अच्छा हुआ, तो अच्छा है ही। इसके लिए अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। लेकिन हाँ, लेकिन उसके बाद का जो प्रश्न है कि इसमें बीजेपी का क्या होगा, बीजेपी का बहुत अच्छा होगा। चलिए ठीक है, जनता के अच्छे दिन और आपका अच्छा होगा सब रिलेटेड ही है। जल्दी से बताइए आलोक जी, हम लोग जब प्रश्न करते हैं, मुझे पता ही एग्जिट पोल का अनुमान है और आप इससे असहमत होंगे, मुझे इस बात का भी एहसास है, लेकिन ये तो फिर पाताल में पहुंच जाने के बराबर होगा ना कांग्रेस पार्टी में। सच्चाई ये है सर कि शीला दीक्षित मॉडल पर आप लोगों ने दिल्ली में बिल्ड ही नहीं किया। आपके लिए जो एक सुनहरा अवसर था शीला दीक्षित को लेकर, जो दिल्ली वासी कमिटेड थे, उस सब पर आपने बिल्ड ही नहीं किया। आपके हाथों से फिसलता चला गया और आप मीडिया में बताते रहे कि हम लोग तो साइलेंट कैंपेन कर रहे हैं, हमारे पार्षद तो अलग अलग जगहों पर लड़ रहे हैं। 3 से 7 पर सिमट जाना, क्या दिख रहा है इन्हें में? देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि शीला दीक्षित जी ने और कांग्रेस ने जिस तरह से काम किया अंजना जी, उसको हम कहीं भी जनता के बीच में नहीं पहुंचा पाए। और ऊपर से जो फ्रीबी वाली जो बात चली दिल्ली में, एक तरफ आप देखिए किस तरह से तमाम फ्रीबी की जो बातें थी उसी के ऊपर वोटिंग होती चली जा रही है दिल्ली में। जबकि तमाम चीजें अगर देखें, जो दिल्ली शीला जी के समय पे हरी भरी भी हुई और पॉल्यूशन भी कम हुआ, हम मेट्रो भी लेकर आए, हम तमाम बसें भी सीएनजी भी लेकर आए और हमने तमाम कदम उठाए। और आज हालत यह है कि 3 से 4 महीने तक दिल्ली में पॉल्यूशन, सांस लेने से की नौबत ऐसी आ जाती है कि सांस लेना भी दूभर हो जाता है। कूड़े के पहाड़ लग गए हैं, भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त था कॉर्पोरेशन में पिछले 15 वर्षों से। उसके बावजूद हम बिल्ड नहीं कर पाए, ये हमारी कमी है। और मैं जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं, एक सेकंड आलोक जी, एक आपके लिए भी अच्छी खबर है प्रदीप जी कि मिडिल ये जो कांग्रेस है वो पिछले 2020 के असेंबली इलेक्शन से बेटर परफॉर्म करी है। नहीं, देखिए वो कैसे देखते हैं, आधा गिलास खाली या भरा। यदि एमसीडी से देखें, कांग्रेस का वोट शेयर 21% था पिछले 17 के एमसीडी में, जो कि अब 10 के करीब हो गया। लेकिन वो 5 साल पुरानी बात है। अभी की बात यह 2020 के असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस का वोट शेयर केवल 4.2% था,
जो कि अब उठ के 10% पे आ रहा है, तो मैं कहूंगा उनको आधा भरा गिलास देखना चाहिए, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। चलिए ठीक है, आलोक जी के पास में जाऊंगी, लेकिन प्रभु जी जल्दी से एक आपसे टिप्पणी लेना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी बीते 2 बार से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है पूर्ण बहुमत के साथ, और एमसीडी में भी अगर इन आंकड़ों को हम सही मान लें, हालांकि अभी एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, तो यहां पर भी जबरदस्त प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल की राजनीति को अब कहां पर किस रूप में आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं? एक बात सोचता हूँ कि ये कूड़े का जो ढेर लगा हुआ था, केजरीवाल ने अपने झाड़ू से उसका पोलिंग एग्जिट पोल में तो कम से कम सफाया कर दिया। जितना कूड़ा था वहां से एग्जिट पोल के माध्यम से हट गया। कि ये पर्सनैलिटी क्लैश अगर फिर से हुआ, मैं बता रहा हूँ फिर से आपको कि बीजेपी का चेहरा ही कोई नहीं है। कॉर्पोरेशन मैं नाम नहीं लूंगा, बीजेपी के बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े, उन्होंने मेरे को आज से 5 साल पहले कहा था, चावला जी हमारे कॉर्पोरेशन के अंदर ठेकेदार ज्यादा हैं, काउंसलर कम है। सही कर। इतने रिस्पॉन्सिबल आदमी है, उसका नाम नहीं ले सकता। उन्होंने कहा था कि मैंने कहा कर क्या रहे उसके लिए। परंतु मेरे को लगता है कि बीजेपी की श्रेष्ठ नेता भी जो हैं वो दिल्ली के अंदर बीजेपी को बड़ा अच्छा नेता देना नहीं चाहते। मनोज तिवारी जी आए हैं, एक खबर उनको मैं अपने एनालिसिस कर रहा था कि 250 सीटें अगर हैं, 250 सीटों के अंदर 70 सीटें असेंबली की हैं, तो 3.5 के तक सीट बनती है एक के ऊपर। बिल्कुल। तो उस हिसाब से तो आप पार्टी को लगभग 210 सीटें मिलनी चाहिए थी, परंतु 210 ये नहीं मिल रही हैं, इसलिए उतना में उनका प्रचार नहीं हो रहा है। परंतु बीजेपी का नुकसान होना इसलिए है कि बीजेपी के अंदर कोई नेतृत्व खड़ा नहीं हो पा रहा है। उसके मुकाबले में आज खड़ा है बीजेपी, कांग्रेस खत्म हो गई, आज का नेतृत्व केजरीवाल के सामने खड़ा है। राष्ट्रीय लेवल पर भी वही दिखाई देता है, लोकल लेवल पर भी वही दिखाई देता है। और मनोज जी जो कह रहे हैं, देखिए पूर्वांचलियों के बीच कैंपेन के लिए जरूर जाते थे, लेकिन विनोद जी जल्दी से कमेंट आपसे। आदेश गुप्ता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के कहाँ है साहब, और क्या मतलब वो क्राउड पुलर ना बन पाए, ना सही तरीके से क्या बातों को रख पाए, क्योंकि प्रचार के लिए पूर्वांचलियों के बीच इनका खूब इस्तेमाल होता है, लेकिन ये सवाल तो पूछा जाएगा, आदेश गुप्ता कहाँ है? देखिए आदेश गुप्ता वैसे तो पूर्वांचल के हैं नहीं, वो उत्तर प्रदेश कन्नौज या मैनपुरी के आसपास के रहने वाले हैं। तो पूर्वांचलियों में लाल बहादुर तिवारी हुआ करते थे, जो एक जमाने में बीजेपी के बड़े पूर्वांचल नेता थे, खुराना जी कैबिनेट मंत्री भी रहे। नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के पास एक से एक अच्छे नेता, शांति देसाई थे, सुभाष थे, केदारनाथ सानी ने वहीं शुरू किया, विजय कुमार मल्होत्रा ने शुरू किया, और एक विजेंद्र गुप्ता। पंजाबियों में भी आप देखिए तो एक से एक खुराना साहब से लेकर मल्होत्रा साहब सारे नेता, बढ़िया लीडरशिप थी दिल्ली में। और जिस तरह ये आंकड़े जो हैं उसमें पंजाबियों में और बनियों में जो बीजेपी पिछड़ी है, ये तो बीजेपी के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि वो उनका कोर वोटर माना जाता रहा दिल्ली में शुरू से। और दिल्ली में बीजेपी का जो है जनसंघ के जमाने से सबसे ज्यादा मजबूत बीजेपी दिल्ली में थी पूरे देश में, और यहीं से बीजेपी का प्रसार और विस्तार हुआ था। आज अगर बीजेपी पूर्वांचलियों में और पहाड़ियों में जरूर उनको एक अच्छी खबर मिली है, वो भी उत्तराखंड की वजह से, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तराखंड के सीएम ने आके प्रचार किया था। एक बात कहना, एक कमेंट दूंगा छोड़ा। हुआ क्या स्ट्रेटेजी ये है कि दिल्ली से केंद्रीय नेता तो बहुत हैं, पर क्षेत्रीय नेता कोई भी नहीं है दिल्ली के अंदर। सबको केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है। जेटली साहब हमारे कई मंत्री महामंत्री रहे, परंतु को जब कहा गया था उनको एक बार कि आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बन जाइए, मैं इसलिए लीक कर रहा हूँ थोड़ी सी बात, उन्होंने कहा छोड़ो, मेरा काम राष्ट्रीय नेता होने का है। इसलिए बड़े नेता जितने भी हर्षवर्धन का इस्तेमाल यहाँ पर दिल्ली में नहीं हो रहा है। केंद्रीय मंत्री है विजय गोयल का इस्तेमाल नहीं हुआ, हर्षवर्धन का नहीं हुआ। बहरहाल जैस्मिन शाह हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। जैस्मिन साहब, अगर यही एग्जिट पोल का अनुमान नतीजों में तब्दील होता है तो आप मुबारकबाद के हकदार हैं, लेकिन देखिए बहुत दिलचस्प है कि जब आम आदमी पार्टी के वोटर से पूछा गया जैस्मिन साहब कि आपने आपके लिए क्यों वोट किया, तो सबसे ज्यादा 18% ने कहा कि जो 200 यूनिट फ्री बिजली मिलती है उसके लिए हमने एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए वोट किया है। दूसरे नंबर पर 17% लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया कि हमने उनकी वजह से वोट किया है, और 9% लोगों ने बेहतर शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था का जिक्र किया। मतलब आपका फ्री बिजली वाला देखिए विधानसभा से लेकर एमसीडी सब में काम आ रहा है। देखिए, ये केवल फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं है, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कई तमाम चीजें हैं। और अरविंद केजरीवाल का नाम का मतलब आप जानिए, उसका नाम का मतलब है काम की राजनीति। आज अरविंद केजरीवाल इकलौते नेता हैं जिनका नाम सुनते ही आपको क्या याद आता है? अरे शिक्षा ठीक होगी, स्वास्थ्य ठीक होगा, बिजली पानी की हमारे शानदार व्यवस्था होगी। तो यही एक आज जो आपके एग्जिट पोल दिखा रहा है कि आज काम की राजनीति की जीत हुई है। जो काम दिल्ली वासियों ने 2013, 15 और 20 में किया था कि देश को एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स उन्होंने की दान दी थी, वेलकम किया था आम आदमी पार्टी के रूप में, आज एमसीडी में भी दिल्ली वासियों ने अपना मन बना लिया है।
कि अब काम करने से ही नेताओं को वोट देंगे। अगर आप काम नहीं करोगे, इधर उधर की बातें करोगे, गाली गलौज करोगे, लफंगाई करोगे, आप देखिए थ्रू आउट द एंटायर इलेक्शन कैंपेन भाजपा क्या करती थी, आरोप कुछ भी हो, आरोप आरोप आरोप, बस उनको आरोप देना था। 15 साल कम नहीं होते हैं अंजना जी, 15 साल में आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पे साफ सफाई की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी एमसीडी की, वो उनको करनी थी। हर 5 साल में ये लोग आते थे, कहते थे कि हम 6 महीने दे दीजिए और 6 महीने में साफ कर देंगे। ये टाइम दिल्ली वालों ने इनको आईना दिखा दिया, इनका सुपड़ा साफ कर दिया और इनके भ्रष्टाचार और उनके कुशासन से दिल्ली को मुक्ति दिला दी। मैं और एक और चीज कहना चाहूंगा कि ये एग्जिट पोल की दिशा सही है, लेकिन जिस इंटेंसिटी से आपको दिखेगा जब 7 तारीख को इसके रिजल्ट्स आएंगे, मेरे हिसाब से अभी भी हमारा नंबर आसानी से 200 पार होगा और 230 तक टच होगा। और ये ठीक है, चलिए इंटेंसिटी प्रदीप जी दिल्ली इस पर वालों रिएक्शन का लेंगे। गुस्सा दिखाएगी। प्रदीप जी को दिखाइए, मनोज जी को बाद में। हाँ, मनोज जी आ रहे हैं। मैं कहूंगा कि हर इलेक्शन एक अलग होता है। आप उसको यदि असेंबली से, विधानसभा इलेक्शन से जोड़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि पार्षद के चुनाव में जो लोकल व्यक्ति होता है, जिसको अपने घर में बैठे बैठे लोग सामने देख पाते हैं, इसलिए आप पाएंगे कि अदर्स बहुत ज्यादा हैं। इसलिए पाएंगे जो कांग्रेस के भी जो पर्टिकुलर नेता है उनको भी वोट मिलता है। तो आप यदि कोशिश करेंगे विधानसभा से उसकी गणना करने की, मुझे लगता है कि फिर पीछे रह जाएंगे। यास्मीन साहब। नहीं, मैं सहमत हूँ प्रदीप जी को, मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, इनकी भविष्यवाणी हमेशा मोरले सही पाई जाती है। लेकिन ये चुनाव थोड़ा अलग था, मैं आपको वाकई में कह दूं, क्योंकि इसमें एक एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि ये मैं असेंबली से तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं दिल्ली वालों के मूड की बात कर रहा हूँ कि 15 साल में आज भी अगर आप भाजपा के किसी प्रवक्ता को पूछे कि 3 काम गिना दीजिए, 3 काम 15 साल में, वो लोग नहीं गिना पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा कहेंगे कि 100 मीटर के कूड़े के पहाड़ की। ठीक है मनोज जी, रिंकिया के पापा तो आज बहुत दुखी हो जाएंगे। मतलब आप लोगों ने हर तरीके से लोगों के बीच में जाकर और एक के बाद एक तिहाड़ जेल का वीडियो लाते थे रोज। आप लोगों ने कोशिश पूरी की कि जो भ्रष्टाचार वाला आरोप आप लोग लगा रहे हैं वो आम आदमी पार्टी पर स्टिक करे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो नहीं स्टिक कर पाया, क्योंकि अगर वाकई इस तरह के नतीजे आ रहे हैं तो वो चिंताजनक है। और 7 लोकसभा जो सीटें हैं आपकी, उसमें से 6 में पूरी तरह से आम आदमी पार्टी आपकी सीट छोड़ के मामला स्प्लिट बैठता दिख रहा है। नहीं, इसका किसी का वीडियो अगर उसके किसी पाप का, किसी अपराध का आता है तो वो एक अलग मैटर है, वो हमारे आपके बस में थोड़ी है। वो तो जैसा जो करेगा वैसा जनता के बीच आएगा। लेकिन बात होती है कि रिजल्ट की, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2015 में भी 70 सीट में 67 सीट लेके आई थी आम आदमी पार्टी, और 2017 में उसको 67 पार्षद भी नहीं मिले थे। लेकिन अगर इस बार जैसा एग्जिट पोल बता रहा है, अगर इनको विश्वास मिलता है तो इनकी जिम्मेदारी होगी कि जो प्रश्न उठा रहे थे उसको ठीक करें। लेकिन मैं अब इंतजार करना पड़ता हूं। मैं जैस्मीन को कुछ बोलना नहीं चाहता। आज तो हमें, अब तो जो भी होना है हो गया है, और जो भी होना होगा 7 तारीख को आ जाएगा। तो इसको हमें पहले स्टडी करना होगा, और उसके बाद हमारा जो भी काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि झुग्गी वासियों में से 3024 को घर तो हम ही ने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आम आदमी पार्टी ने तो पैसे भी लिए हैं, 72 हजार, उनको दिया नहीं। लेकिन इन बातों का आज कोई महत्व तो नहीं है अंजना जी, चित्रा जी। वो बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बन पाया? देखिए अभी हाल ही में हम सबने देखा था कितना बड़ा प्रोग्राम करके प्रधानमंत्री जी की ओर से चाबियां दी गई। फिर आप लोगों ने अनाउंस भी कर दिया कि जहां झुग्गी वहां मकान, और बहुत तेजी से इस पर काम होगा। लेकिन अगर यही आंकड़े हैं तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी उसको मुद्दा नहीं बना पाई। इससे आगे बढ़ते हुए वीडियो वॉर की जहां तक चर्चा हुई, अब जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस बात को भी मानते हैं कि अगर ये वीडियो विधानसभा चुनाव के लिए होता तो हो सकता है बीजेपी को फायदा मिल जाता। लेकिन एमसीडी चुनाव में तो कूड़े का पहाड़, अगर लोगों के गलियों के बाहर कूड़ा पड़ा हुआ है, नालियां गंदी हैं, तो इस मुद्दे पर बीजेपी बात करने से क्यों बचती रही? ये सवाल तो पूछा जाएगा आपसे। और इसी के साथ मुझे अरविंद केजरीवाल की वो बात भी याद आ गई। रिंकिया के पापा आपका देश का सबसे फेमस सॉन्ग है, लेकिन वीडियो जब सामने आते थे तो वो कहते थे किसी वीडियो के पीछे वो गाना लगा दें और हर जगह बांट दें, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है। नहीं, देखिए, पहली बात तो कि मुद्दे जो होते हैं वो जनता को धीरे धीरे समझ में आते हैं, वो एक अलग बात है। और दूसरी बात कि
कूड़े के मुद्दे से हम कभी भागे नहीं हैं। हमने बार बार, हमारा जो थीम सॉन्ग है उसमें भी हमने कूड़े की बात की है। और अगर मान लीजिए ऐसा ही एग्जिट पोल रहा तो निश्चित रूप से 5 साल बाद हमें कूड़ा समाप्त मिलना चाहिए। वो कूड़ा खत्म करके, कूड़े का पहाड़ खत्म करके देंगे, इस आशा में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, बीजेपी हर जगह कहती है सर डबल इंजन की सरकार बनाइए। अब केजरीवाल जी ने यही पोस्टर लगा दिए थे पूरे दिल्ली में, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल के पार्षद। तो आपका डबल इंजन वाला फॉर्मूला लगता है कि यहाँ पर इनको फायदा पहुंचा गया? नहीं, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल के पार्षद, ये बहुत अच्छा नारा नहीं है, क्योंकि केजरीवाल के पार्षद कहने से ताहिर हुसैन भी याद आते हैं, केजरीवाल की सरकार कहने से सत्येंद्र जैन जी भी याद आते हैं। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन जैसा एग्जिट पोल दिखा रहा है, अगर इनको फिर भी ऐसा ही मिला है तो हमें आशा रहेगी कि अब तो डबल इंजन, अगर यही सही हो गया तो डबल इंजन की सरकार आम आदमी पार्टी की होगी। एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों एक साथ होना। ये लोग शराब की दुकानें खोलना चाहते थे तो एमसीडी ने ही तो रोका था ना, परमिशन नहीं देती थी। तो अब इनके पास रहेगा तो ये खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, जो भी करना होगा करेंगे। तो डबल इंजन की सरकार तो इनकी हो जाएगी अगर यही एग्जिट पोल सही रहा। मेरा मानना है कि हम इसको अभी नहीं मानते हैं, हम मानेंगे रिजल्ट के बाद। ठीक है, 8 को फिर आपका लाइव हमें मिलेगा ही, उस दिन लाइव आपसे बातचीत होगी, तो उस दिन फिर एग्जाम में ये बैठेंगे साहब प्रदीप गुप्ता जी। जल्दी से विनोद जी। जस्मीन जी, एक सवाल मेरा है कि एग्जिट पोल के नतीजे अगर एग्जैक्ट पोल नतीजों में बदलते हैं और आपकी सरकार एमसीडी में बनती है तो ये दिल्ली का कूड़ा कितने समय में साफ कर देंगे? 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, कुछ बताएंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा विनोद जी। आपको याद होगा जब हमने इसकी गारंटी, केजरीवाल जी की 10 गारंटियां लॉन्च करी थी, तो इसमें नंबर 1 था कूड़े का पहाड़ और दूसरा था साफ सफाई, जो गलियों की साफ सफाई होती है। तो मुद्दा इतना बड़ा नहीं है। आप देश दुनिया के अगर जो बड़े बड़े शहर देखें, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, वहां पे कूड़े के पहाड़ नहीं होते। पहले होते थे लेकिन उन्होंने भी उनसे छुटकारा पाया है। हमें पूरी उम्मीद है कि देश क्या दुनिया के हम सारे टॉप मोस्ट एक्सपर्ट्स को एंगेज करेंगे। 5 साल का समय हमें दिया है दिल्ली वासियों ने। 5 साल के अंदर हम कमिटेड हैं कि हम अपनी गारंटी भी करेंगे, कूड़े के पहाड़ भी हटाएंगे और हर गली मोहल्ले को हम साफ सुथरा और सुंदर बनाएंगे। ये हमारा दिल्ली वासियों से वादा है और ये केजरीवाल की गारंटी है। फेविकॉल की जोड़ की तरह ये टूटती नहीं है। आलोक जी, भले ही नतीजे आपको कहीं भी दिखाएं सर, हम लोग आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि आप देखिए दम भर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा का। अभी भी कुछ देर पहले बैठे हुए थे सुरेंद्र राजपूत जी, भारत जोड़ो यात्रा से पूरे देश में बदलाव हो गया, परिवर्तन हो गया, आप लोग दिखाते ही नहीं है, आप लोग बस मोदी जी और मोदी जी का रोड शो दिखाते हैं। लेकिन सवाल ये है सर कि सेनापति को वहां तो पहुंचना ही पड़ेगा ना जहां पर युद्ध है। युद्ध के मैदान में अगर वो नहीं आएंगे, दूर दूर से बातचीत होगी और ये कहा जाएगा कि स्वीप हो रहा है, तो मामला नहीं बनता है। चाहे वो एमसीडी चुनाव हो, चाहे वो गुजरात चुनाव हो, हिमाचल में काफी हद तक प्रियंका वाड्रा से लेकर आपके कई नेता सक्रिय दिखे, लेकिन आपकी रणनीति नहीं चूक साबित हुई। अगर आप साइलेंट डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे तो इतना तो मानेंगे? देखिए अंजना जी, दिल्ली में तो रणनीति की चूक को स्वीकार करने में मुझे कहीं कोई आपत्ति नहीं, और ये रणनीति की चूक अंजना जी अभी से नहीं है। ये रणनीति की चूक उस दिन शुरू हो गई थी जब शीला जी के समय में ही कॉरपोरेशन के तमाम टिकट एमएलए अपने दरबारियों को देने लग गए थे और हम बीजेपी को बाईपास कर रहे थे कि बीजेपी को हम एक तरह से खुला रास्ता दे रहे हैं। 2007 का चुनाव, 2007 के चुनाव कि आपके जो बड़े नेता हैं वो 2007 के चुनाव में हमने बीजेपी को 2007 के चुनाव में जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था और जिस तरह से एमएलएज ने कॉरपोरेशन के कैंडिडेट्स को हरवाया था, उसके बाद से कांग्रेस का पूरी तरह से कॉरपोरेशन में जाने का रास्ता स्वयं बंद किया था। बहुत से कुछ ऐसे एमएलए प्रॉपर्टी डीलर आ गए थे जो नहीं चाहते थे कि कॉरपोरेशन का जो कैंडिडेट है वो कल को उनका कंपटीटर बने। और मैं मुझे कहीं कोई आपत्ति नहीं अंजना जी, मैं इस मामले में बड़ा आलोचनात्मक रहा हूं कि कहीं ना कहीं हमारी गलती रही। शीला जी के भी मंत्रिमंडल में लोकल दिल्ली का कोई व्यक्ति ना रहना कॉरपोरेशन में हमारे लिए दुखद अवस्था थी। तो ये गलती कब सुधारिएगा आलोक जी? बड़ा सवाल यही है ना, अगर शीला दीक्षित के जमाने की गलतियों का एहसास आज भी आप लोगों के भीतर है और वो सुधार नहीं हो रहा है,
कांग्रेस पार्टी 3 में तो नजर आ रही है 250 सीटों में, लेकिन 13 में वो नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में तो आप लोगों के लिए आगे आने वाला वक्त और बुरा हो सकता है राजधानी दिल्ली के लिहाज से। लेकिन प्रभु छाबड़ा जी, मेरा आपसे सीधा सा सवाल है, देखिए अगर इन आंकड़ों पर हम नजर डालें, प्रदीप गुप्ता जी ने जो दिया है, इसमें नरेंद्र मोदी, यहां पर भी एक बड़ी जमात ऐसी है राजधानी दिल्ली की जो मोदी के चेहरे पर वोट करती हुई बीजेपी को नजर आ रही है। गुजरात में भी ऐसा ही हमने देखा, हिमाचल, कई जगहों से, और बीते 8 सालों के चुनाव में नरेंद्र मोदी एक बड़ा फैक्टर, बड़ा चेहरा रहे। हालांकि एमसीडी में उनकी ओर से प्रचार नहीं किया गया, लेकिन उन्हीं के नाम पर बीजेपी वोट मांगती रही। नरेंद्र मोदी सिर्फ वोट पुलर एक बनकर रह गए हैं बीजेपी के लिए, बाकी कोई चेहरा ऐसा नजर नहीं आता। तो ये तो खतरे के संकेत हैं बीजेपी के लिए। वो कहां कहां मोदी के चेहरे पर वोट मांगती फिरेगी। अब एमसीडी को तो आपको एक चेहरा भी बनाना पड़ेगा और आपको कामकाज भी दिखाना पड़ेगा। तो हमने पहले भी कहा, दिल्ली के अंदर कुछ बीजेपी के जितना नेतृत्व है, उन्होंने कभी दिल्ली की लीडरशिप पर ख्याल ही नहीं किया। मैं तो जानता हूँ कि 1952 से लेकर के अभी तक म्युनिसिपल कमेटी हुआ करती थी जमाने के अंदर। म्युनिसिपल कमेटी में भी जनसंघ का कब्जा हो गया था उस जमाने में 1956 के अंदर। तो वहाँ छोटे छोटे जो पंजाबी जो रिफ्यूजी आए थे, उन्होंने लीडरशिप खड़ी की थी। तो लीडरशिप लोकल नहीं खड़ी करना, उसके मद्देनजर में कांग्रेस की लीडरशिप खत्म हो जाना और एक आप पार्टी का नेता खड़ा होकर के अपने आप को एक नंबर 1 बना देना, ये बीजेपी की गलती रही है कि दिल्ली को इग्नोर किया। वो इसलिए किया कि इसलिए केजरीवाल जैसा चेहरा एक तरफ था, इसलिए क्या, मैं बता रहा हूँ, इसलिए कहते कि आपके पास होम मिनिस्ट्री आपके पास है, दिल्ली की सरकार है, सारी की सारी होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट करती है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि दिल्ली के अंदर पूर्ण राज्य का दर्जा ना देना, जब कांग्रेस ऑपोजिशन में होती है तो मांग करती है, जब बीजेपी ऑपोजिशन में रहती है तब भी मांग करती है, पर देते नहीं है। तो डिवाइड करके रखना, दिल्ली के अंदर जो है लोकल लीडरशिप, जब तक संगठन दिल्ली का बहुत ही कमजोर है। मैं 50 साल से बीजेपी को देख रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, किसी जमाने में इसका पार्ट भी रहा हूँ कि बीजेपी के संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। सब चाटुकारिता नेता जो हैं आसपास घेरे हुए हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। अगर ऑफिस बेयर की लिस्ट ले लीजिए आप, किसी एक का नाम किसी पर कोई जानता है, दूसरे उसके महल्ले के अलावा बाहर सारे ऐसे नेता चुने गए हैं जिनको कोई जानता नहीं। हर्षवर्धन जैसा आदमी, ईमानदार आदमी, जो 31 सीटें लेकर के आया था। 2014 के अंदर मोदी जी चीन के आए थे, उसके बाद 2015 में असेंबली का चुनाव हार गए। बिल्कुल सन्नाटे में रहे, सन्नाटे में हम सबने चर्चा की थी जब वो वोट डालने के लिए पहुंचे। कहता हूँ कि यहाँ कोई नेता खड़ा किया नहीं जा रहा और यहाँ की लोकल लीडरशिप जो है डिवाइडेड है टोटल एक दूसरे के ऊपर। मैंने पहले भी कहा, बड़े बड़े नेता, एक बहुत बड़े नेता ने मेरे कहा कि यहाँ पर कभी संगठन के नाम पर कभी काम नहीं किया गया। जब तक संगठन नहीं खड़ा होगा, इसी पर मनोज तिवारी से हम रिएक्शन भी लेंगे। और आपको बता दें कि कुछ ही देर में अब हम हिमाचल प्रदेश के आंकड़े आपके सामने रखने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ। कुछ ही देर में एग्जिट पोल में हिमाचल प्रदेश की जनता क्या कह रही है, अनुमान हमारे क्या कह रहे हैं, आज तक एक्सेस माई इंडिया का सर्वे आएगा। जल्दी से मनोज जी, ये जो बटे हुए और एक नेतृत्व को यहाँ पर नहीं खड़े करने का सवाल है, इस पर आपका जवाब। और जानते हैं आप क्यों मतलब अगर यही अनुमान नतीजों में तब्दील होता है, एंटी इनकम्बेंसी जो पार्षदों के खिलाफ था, जबरदस्त गुस्सा। आपने कोशिशों की टिकट विकेट बदल के कई लोगों को फिर से नहीं रिपीट किया, लेकिन ये काउंटर नहीं कर पाया आम आदमी पार्टी फैक्टर को अरविंद केजरीवाल। आपको एहसास है कि अब दिल्ली में लगातार दूसरी बार विधानसभा में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद एमसीडी में पहली बार वो काबिज हो रहे हैं। मतलब एक लंबे वक्त तक तमाम अन्य पार्टियों को वो डेंट करने वाले हैं राजधानी दिल्ली में। मनोज जी, दोनों पर आपका जवाब। 7:30 बजे वापस आना। नहीं, जैसा प्रभु जी बोल रहे थे, ये पार्टी की एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि हम कभी बिना फेस के जाएं, तो ठीक बात है कि हम लोगों ने अभी फेस नहीं रखा है, बीजेपी ने दिल्ली में फेस नहीं रखा। अब वो स्ट्रेटजी कभी कभी सफल कभी कभी असफल होती है, वो तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन निश्चित रूप से एग्जिट पोल, और खास तौर से ये प्रदीप जी का एग्जिट पोल, इसका हम सम्मान करते हैं। ये जब भी कुछ कहते हैं तो वो सच ही होता है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी और बेहतर स्थिति में होगी और कुछ भी हो सकता है, अभी भी मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हम इंतजार करेंगे और मेरा मानना है कि अगर यही एग्जिट पोल सही रहा तो फिर डबल इंजन की सरकार होगी। अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी बीजेपी के लिए क्या है, उनको परफॉर्म करना होगा। एक सेकंड, जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी सिमटती चली जा रही है और आम आदमी पार्टी आपको बाइपोलर इलेक्शन में सीधी चुनौती देगी, वहां पर आपके लिए खतरा बन सकता है। ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं? क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर कांग्रेस बेटर करती तो आप लोग भी बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस बेटर करेगी तो वोट इनके बढ़ जाएंगे, नॉन बीजेपी वोट्स, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा आपके लिए कई राज्यों में। वो अभी हरियाणा के लिए तैयार हैं? नहीं, मुझे लगता है आप थोड़ी देर में जब हिमाचल का और गुजरात का दिखाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये आम आदमी पार्टी वहां कहां है। लेकिन अभी हम किसी बहस में नहीं जाएंगे। अभी तो मैं तबीयत खराब होने के बाद भी मैं आया
सभी लोगों के वक्तव्य का सम्मान है। वी शुड वेट फॉर फाइनल रिजल्ट और जो भी होगा उसको देखा जाएगा। दिल्ली को बेहतर बनाना बहुत जरूरी है। एक सवाल है, देखिए जो हमारा ये आंकड़ा निकलकर सामने आया है, इसमें एक तरफ बीजेपी के लिए, आपके लिए खासतौर से खुशखबरी ये है कि आपकी लोकसभा सीट को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर बीजेपी आम आदमी पार्टी के मुकाबले पीछे जा रही है, सिर्फ आपकी सीट है। लेकिन पूर्वांचली वोटरों में आपकी पकड़ कमजोर हुई है। ऐसे में आपसे ये मेरा सवाल है कि क्या अगर आपको बड़ा चेहरा बनाया जाता बीजेपी की ओर से, जो कहीं चूक रह गई, तो फिर परिस्थितियां अलग होती, अलहदा होती मनोज तिवारी जी, क्योंकि आप अपनी सीट पर बने हुए हैं। देखिए, हमारे क्षेत्र में हम सब ने बहुत योजना से काम किया है और निश्चित रूप से वहां हमारा बहुत अच्छा होगा। लेकिन बाकी जैसे मैंने कहा, पार्टी का स्ट्रेटजी है, पार्टी आज नहीं कल कुछ करेगी, डिसीजन लेती है। पार्टी पे कभी हम प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। हमारी पार्टी ऐसे ही बहुत सफलता भी पाई है और आगे हम इसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एमसीडी में फिलहाल एक्सिस माई इंडिया आज तक का ये अनुमान साफ संकेत देता हुआ कि आम आदमी पार्टी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। वहीं अगर आप बीजेपी की बात करें तो वो सिमट रहे हैं 100 के आसपास में, 80 और 160 का ये फासला दिख रहा है। लेकिन अब बारी है हिमाचल प्रदेश की। जी हाँ, वही हिमाचल प्रदेश जिसमें भारतीय जनता पार्टी इस बार रीति को बदलने की कवायद में लगी हुई थी। उनका दावा था कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री का डबल इंजन का कार्ड यहाँ पर चलेगा। आपको सबसे पहले सैंपल साइज बता देते हैं। 68 विधानसभा क्षेत्र, हर विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंचे। सैंपल साइज हमारा रहा 16,758 और 16,758 बहुत बड़ा सैंपल साइज है, जिसमें हमने हिमाचल प्रदेश की जनता से पूछा कि आखिर वो कौन सी पार्टी को चुन रहे हैं और किन वजहों से चुन रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखें तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हमने लगभग 72% यहाँ पर महिलाएं और 28% पुरुषों को लिया है। तो सबसे पहले हम जाति के आधार पर आपको दिखा रहे हैं कौन सी पार्टी किसकी पसंद। तो सबसे पहले जो एससी है उनमें 34% लोगों ने बीजेपी को चूज किया। वहीं कांग्रेस को एक बार फिर से बड़े संकेत मिल रहे हैं, 52% लोगों ने कांग्रेस पार्टी को चुना है। वहीं 14% लोग अन्य के साथ गए हैं। जब आप एसटी पर आते हैं, शेड्यूल ट्राइब पर आते हैं, तो 44% लोगों ने कांग्रेस पार्टी को चूज किया है। वहीं 1% कम, यानी यहाँ पर मामला थोड़ा बटा हुआ लग रहा है। 43% लोगों ने जो शेड्यूल ट्राइब है उनमें से चूज किया है बीजेपी को और 13% ने अन्य को। लेकिन वहीं पर जब आप पहुंच जाते हैं मुसलमानों की तरफ तो फिर ये देखिए बीजेपी को सिर्फ 7%, अंजना और पलट गया है। इसको डेटा को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा कि यहाँ पर 65% जो लोग हैं मुस्लिम हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चूज किया है और सिर्फ 7% लोगों ने अन्य को चूज किया है कांग्रेस का। वो हम आपको दिखा देते हैं। ब्राह्मण, राजपूत और बनिया, इनमें एक बार फिर से साफ संकेत मिल रहे हैं कि हर वर्ग में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। यानी क्या कांग्रेस पार्टी के लिए पहली बार अच्छी खबर यहां आने वाली है। 42% यहां पर ब्राह्मण गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और 40% पर अटक कर रह गई है बीजेपी। वहीं पर आप देखिए कि माफ कीजिएगा, बीजेपी की तरफ 42% है और 40% कांग्रेस की तरफ है। 45% राजपूत गए हैं बीजेपी की तरफ, 45%, वहीं 42% गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ पर और 52% जो बनिया है वो गए हैं बीजेपी की तरफ और कांग्रेस पार्टी की तरफ भी हमने आपको दिखा दिया आंकड़ा। तो अभी तक के शुरुआती संकेत ये साफ इशारा करते हुए कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो बीजेपी की तरफ 44% और पुरुषों में 40%। बहुत करीब महिलाएं 43% कांग्रेस पार्टी की भी तरफ गई हैं और पुरुष 45%, यानी 5% ज्यादा पुरुष कांग्रेस पार्टी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अन्य में देखिए तो 13% और वहीं पर 15%। कुल मिलाकर कांग्रेस यहाँ पर, अब हम अर्बन और रूरल यानी ग्रामीण और शहरी आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ग्रामीण में 43% बीजेपी की तरफ, ग्रामीण में 43% बराबर है कांग्रेस पार्टी की तरफ। वहीं शहरी में 37% अगर है बीजेपी की तरफ, तो आप देख लीजिए कि 51% कांग्रेस पार्टी। एक क्लियर डिमार्केशन दिख रहा है जिसमें शहरी इलाकों में कांग्रेस पार्टी को पसंद किया गया है ज्यादा हिमाचल प्रदेश में। यानी अभी तक हमारा ये एग्जिट पोल का अनुमान साफ संकेत देता हुआ कि कांग्रेस पार्टी लीड लेती हुई दिख रही है, लेकिन कड़ी टक्कर के संकेत मिल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर के संकेत मिल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बताते हुए, हमारे अनुमान के मुताबिक जो एंटी इनकम्बेंसी है, क्या उसकी वजह से यहाँ पर बीजेपी
के हाथ से मामला खिसक सकता है। कुछ ही देर में हम आपको वोट परसेंटेज और सीट भी बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि एक क्लोज कॉन्टेस्ट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में दिखाई दे रहा है। कड़ी टक्कर के संकेत। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। ये विनोद जी अपने आप एक बहुत बड़ा, मतलब आप देखिए कि शहरी इलाकों में अगर इतना ज्यादा कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है, तो फिर ये हिमाचल में तो ऐसे संकेत हैं जो कड़ी टक्कर के साथ साथ थोड़ा सा कांग्रेस को एज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए 2-3 फैक्टर हैं जो मुझे लगता है हिमाचल में, और खासकर शहरी क्षेत्रों की आप बात कर रहे हैं। हाँ। हिमाचल में हर घर से लोग सरकारी नौकरी में हैं, और ओल्ड पेंशन स्कीम का जो मुद्दा है वो शहरों में बहुत, जो सरकारी कर्मचारी आमतौर पर शहरों में कस्बों में रहते हैं, वो बड़ा असर किया है। जो कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम का एक स्लोगन दिया था कि वापस लाएंगे। दूसरा जो अग्निवीर योजना है उसकी वजह से भी जो पुरुष हैं खासकर युवाओं में, वो जो है एक तरह का उनके अंदर एक नाराजगी थी, क्योंकि हिमाचल से फौज में बहुत लोग जाते हैं। और तीसरा जो बड़ा कारण है जो SC/ST का आपने दिखाया ना कि बीजेपी को 35-36% और कांग्रेस को 51-52%, तो SC/ST वैसे ट्रेडिशनली कांग्रेस के साथ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बार उसने भी कांग्रेस का साथ ज्यादा दिया। उसके कारण क्या है, हालांकि कहना वैसे जल्दबाजी होगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस ने अध्यक्ष बना दिया, क्या उसका फायदा मिला है? क्योंकि वो SC हैं, उसी समय बने थे चुनाव से पहले ही। ठीक है, नहीं मतलब नहीं कहा जा सकता है, अनुमान की हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा प्रचार वहां पर नहीं किया था, लेकिन प्रियंका वाड्रा बहुत एक्टिव थी। कई रैलियां सोलन से लेकर अलग अलग जगहों पर वो कर रही थी। इंदिरा गांधी को याद करा रही थी वहां पर मौजूद लोगों को, और कैसे हिमाचल प्रदेश से एक भावनात्मक जुड़ाव था इंदिरा गांधी का, उन सब का इमोशनल दाव वो खेल रही थी। वो सब लगता है काम होता हुआ, क्योंकि आलोक जी ये देखिए पहली बार अच्छी खबर आ रही है, लेकिन क्या ये भारत जोड़ो का असर है या आपके वहां पर नेताओं का, या फिर अगर अभी इंतजार करना होगा। अभी कड़ी टक्कर के ही संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अभी जैसे हालात बने हुए, कांग्रेस अगर टक्कर भी कहीं देती है तो आपके लिए तो अच्छी खबर दिखाई देती है ये। अब ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है कि ये राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का असर है, या जो आपकी पार्टी के कुछ नेताओं ने, जिनमें प्रियंका जी ने भी कई जगहों पर, वहां पर सोलन से लेकर कई जगहों पर वो रैलियां करती रही, इंदिरा गांधी को याद दिलाती रही वहां की जनता को, उसका असर है? क्योंकि मैदान में तो उतरना पड़ेगा ना सर, अगर आप युद्ध लड़ रहे हैं तो। देखिए अंजना जी, हिमाचल के अंदर तमाम चीजों का असर है। एंटी इनकम्बेंसी का भी असर है, हमारे वहां के जो लोकल लीडरशिप है उसका भी असर है, जो वीरभद्र जी पूर्व CM थे उनका भी असर रहा पूरा, और वहां पर जिस तरह से तमाम लोकल लीडर्स ने, अपने रीजनल लीडर्स ने लड़ाई लड़ी, उसका भी असर रहा। प्रियंका जी का भी असर रहा, माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का भी असर रहा। चुनाव जो होता है वो किसी एक मुद्दे पर नहीं रहता है। बीजेपी की तरह के केवल मोदी जी के फेस पर ही चलेंगे तो मोदी जी का फेस अब हर जगह नहीं चल पाएगा। आप अभी तक 2 एग्जिट पोल आए हैं, दिल्ली का MCD पूरी तरह से, जिस तरह से अगर एग्जिट पोल को हम मान लें, और हिमाचल में भी मोदी जी ने कितनी पूरी ताकत झोंकी वहां पर, इवन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हो गए उनको फोन पर कहा भी आप बैठ जाओ, मतलब प्रधानमंत्री ने इस लेवल तक भी जाकर मदद की। लेकिन अल्टीमेटली काम करना पड़ेगा, केवल आप प्रचार के बल पर नहीं कर पाएंगे। वो चीज बीजेपी की कमियां गिना रहे हैं, वो तो अगर ऐसा जनादेश आता है तो जाहिर तौर पर बीजेपी की कमियों की वजह, लेकिन फिर बीजेपी की कमियां गिनाते हुए ऐसा लग रहा है कि आपको भी एहसास है कि बीजेपी कमजोर पड़ी, इसलिए वहां पर आप अपर एज में आए। यानी एक तो एंटी इनकम्बेंसी CM के भी खिलाफ, दूसरा आपने खुद ही कहा कि उनके रेबल्स ने जो बागी थे उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया। जी आलोक जी। नहीं अंजना जी, देखिए क्या है जो अभी आ रहा है, एग्जिट पोल का जो एक आंकड़ा हमें एक अंदाजा दे रहा है, स्वाभाविक है कि उसमें मैंने कहा तमाम फैक्टर्स हैं। और हिमाचल क्योंकि छोटा राज्य है, विधानसभा का साइज छोटा है, 80-90 हजार वोट से लेकर 1.25 लाख वोट तक मैक्सिमम है, जबकि यही साइज गुजरात में 2-2.25 लाख से 3-3.5 लाख तक है। तो वहां पर जो टक्कर हमेशा दिखेगी वो हमेशा ज्यादा टक्कर नजर आएगी, जो वोट परसेंटेज का डिफरेंस होगा वो भी कम होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि हिमाचल और गुजरात दोनों में हम सरकार बनाएंगे। ठीक है, अब प्रभु चावला जी मैं आपके पास आते हुए, चूंकि ये जो आंकड़ा है हिमाचल प्रदेश का, ये बहुत बड़े संकेत कर रहा है। हालांकि फाइनल आंकड़ा अभी आना बाकी है, लेकिन कम से कम चाहे पुरुष वर्ग हो, महिलाओं में थोड़ी बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहां पर भी एक बड़ी बढ़त हासिल करती हुई नजर आ रही है। 3 बड़े फैक्टर वो क्या रहे जिसने हिमाचल में कम से कम अब तक का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जिसने कांग्रेस के लिए काम किया हो वहां पर?
इसमें जो अब पहले से हम बैठे जब पोलिंग हुई थी तब डिस्कशन हुआ था क्या ये ट्रेंड बदलेगा कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। 1985 से ही ऐसा चला रहा है वहां पर, बिल्कुल बदल जाती है सत्ता। इस बार यही था कि इस बार नहीं, हम तो बदलने दें, हम रिपीट करेंगे, रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और दोबारा से जीत करके आएंगे। हिमाचल की जनता लगता है जिस तरह से हमारे एग्जिट पोल बता रहा है उस हिसाब से वहाँ पर बदलाव हो रहा है, यानी कि लोग दूसरी सरकार दोबारा से लाना चाहते हैं जो एक्सपेरिमेंट करते आ रही है वहाँ की जनता की। एक बार कांग्रेस परंपरा कायम रखेगी, परंपरा कायम। पर इसमें सबसे अच्छी बात देखने की, इस बार कोई कांग्रेस का चेहरा नहीं था। अगर आप देखें प्रतिभा सिंह को चेहरा नहीं था कोई कांग्रेस का, जब बीजेपी का इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर था। पहली बार हुआ वीरभद्र सिंह बहुत बड़े स्टॉलवर्ड लीडर है। कांग्रेस हमेशा हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत बड़े नेताओं के साथ चुनाव लड़ती रही है और बीजेपी की भी नेता भी उतने पावरफुल होते थे। शांता कुमार जी बहुत पावरफुल रहे, उसके बाद रामलाल ठाकुर से, उसके बाद पराशर साहब से, जो 17 साल से बहुत बड़े बड़े अध्यक्ष जी वहाँ से आते हैं, अनुराग ठाकुर वहाँ के हैं, जयराम ठाकुर वहाँ के हैं। मैसेज बड़ा क्लियर है कि वहाँ के अध्यक्ष जी वहाँ से आते हैं। विद्यार्थी परिषद से उन्होंने काम शुरू किया, केंद्र में मंत्री भी रहे, अध्यक्ष भी बन गए। पर वह अध्यक्ष बन जाने, बीजेपी के अध्यक्ष जो पहले होते थे, जिनकी फॉलोइंग होती थी, जिनकी नॉलेज भी होती थी, उस तरह का अध्यक्ष शायद अब नड्डा जी उस कैटेगरी में, अटल जी के, आडवाणी जी की कैटेगरी में नहीं आ सकते, परंतु उनको अध्यक्ष बनाया गया। हो सकता है हिमाचल में उसका फायदा हो गया कि हिमाचल के अंदर कभी भी उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। मैं जानता हूं उनको लोकल पॉलिटिक्स के अंदर, जब तक वहां पर बाकी लोग रहे, शांता कुमार जी रहे, तो उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी। इसलिए बीजेपी का एक ही चेहरा जो ठाकुर साहब वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनके बाकी इंटरनल फाइट बहुत ज्यादा थी और डिजिटेंट जो वहाँ पर खड़े हुए जो बड़ा G23 के भी बहुत सारे चेहरे आते हैं हिमाचल से। जब आनंद शर्मा वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे, हम लोगों ने वो वीडियो दिखाया था। आनंद शर्मा वहाँ के लोकल नेता नहीं माने जाते, वो भी केंद्रीय नेता हैं। वो कांग्रेस पार्टी के अरुण जेटली हैं जो नेशनल नेता हैं, परंतु लोकल नहीं है। बिल्कुल, क्राउड पुलर कितने हैं नहीं है सभी को पता है। बहरहाल देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से जैस्मिन शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं। जैस्मिन साहब, क्यों हथियार डाल दिया आप लोगों ने? हिमाचल में क्यों नहीं लड़े? आखिर क्या ऐसी वजह रही कि शुरुआत तो आप लोगों ने की थी लेकिन उसके बाद से दोनों ही हाथ खींच लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हिमाचल हमने पहली बार ये राज्य में चुनाव लड़े हैं, बड़ी मेहनत से लड़े हैं, शिद्दत से लड़े हैं और हिमाचल के लोगों ने बहुत प्यार दिया है हमें। अब इसमें कितनी सीटें आएंगी, वो क्या आकलन है, मैं आपके एग्जिट पोल की तरफ भी देखूंगा, लेकिन इसका जो अनुमान है, हम जिस दिन चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे उसी दिन हम लगा पाएंगे। लेकिन ये बात कहना सही नहीं होगा कि हिमाचल में लोगों ने आम आदमी पार्टी का स्वागत नहीं किया। उन्होंने काफी हमें प्रोत्साहन दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी। ठीक है, आलोक शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी को लेकर कुछ सवाल कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जयराम ठाकुर और जो नाराजगी एक लोगों में सरकार के साथ वहां पर हमेशा से देखा गया, ये वहां का रिवाज है, वहां की रीति है। 85 के बाद से वहां पर लगातार पार्टी बदल दी गई है जनता की तरफ से। लेकिन वीरभद्र सिंह और उनकी लेगेसी के इर्द गिर्द ये बार बार कह रहे थे कि जब मंडी और आसपास के इलाकों में भी जो बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें जब प्रतिभा सिंह जीती थी, तो बीजेपी कहती थी कि ये तो इमोशनल तरीके से वीरभद्र सिंह जी के नाम पर यहाँ पर चुनाव लड़ा गया, इसलिए वो जीत गए। क्या वो इमोशन? उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह भी वहां पर चुनावी मैदान में काफी सक्रिय हैं, बल्कि मां से ज्यादा वही दिखते हैं टीवी इंटरव्यूज के लिए। क्या वो इमोशनल कार्ड भी एक फैक्टर रहा है? देखिए, वो अगर ये होता है नहीं, इमोशनल कार्ड, अंजना जी इमोशनल कार्ड नहीं है। वीरभद्र जी का वहां के बिल्कुल एक एक इंसान से अपना पर्सनल टच था। मैं कुछ दिन अभी मंडी लोकसभा में ही रहा था और उनके बेटे जो हैं वो मंडी से चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो हिमाचल रूरल से चुनाव, शिमला रूरल से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन उनका एक पर्सनल टच था और उनके ऊपर एक अजीब परमात्मा की अनुकंपा थी। उन्होंने शायद कोई जिला, कोई कस्बा ऐसा होगा जिसमें कोई मंदिर नहीं बनवाया होगा। उनका एक अपना अलग ऑरा था और उनका देहांत हुआ, वो कांग्रेस पार्टी के लिए क्षतिपूर्ण था। लेकिन इमोशनल कार्ड खेलना या ऐसा नहीं था। पिछली बार तो स्वयं सिटिंग सीएम थे। अगर केवल उन्हीं के नाम से चुनाव हम जीत रहे थे या हार रहे थे तो उनको नहीं हारना चाहिए था। लेकिन उनका एक प्रभाव था। उनको वहां के हिमाचल के लोग आज भी विकास पुरुष के नाम से जानते हैं और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डुबो दिया था। इसका भी हमें फायदा मिला। ठीक है, और विनोद जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। ठीक है आलोक जी, आपके सवाल से एक और सवाल निकलता है, जरा मैं उसका जवाब आपसे ले लेती हूँ, फिर विनोद जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। सवाल ये है कि सियासी रिवाज के तौर पर अगर हम देखें, हिमाचल प्रदेश में परिपाटी 1985 के बाद हर 5 साल में बदल जाती है, वो परंपरा है या फिर वास्तव में हिमाचल प्रदेश में अब तक का वोट शेयर बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी कमाल कर सकती है, वहां पर बीजेपी पीछे रह जाएगी? तो क्या ये सियासी संजीवनी भी आप लोगों के लिए साबित हो सकती है? क्योंकि हाल ही में पिछले साल हमने मार्च में देखा, अब यूपी गया, उत्तराखंड गया, कई और राज्य चले गए आपके हाथ से।
क्या सियासी संजीवनी साबित हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए हिमाचल प्रदेश? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी को जीत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ राज्य हमने जीते, वो भी एमएलए हमारे चले गए, बीजेपी ने खरीदा, हमारी सरकारें गिर गई। तो कहीं ना कहीं पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसका मनोबल टूटा है इन चीजों से। जीत इंपॉर्टेंट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उत्तराखंड हम जीत सकते थे, हमारी कुछ कमियां रही, कुछ लोगों को, गलत लोगों को हमने आगे फ्रंट में किया और उसकी वजह से हम हारे, अन्यथा उत्तराखंड की जनता हमें वोट देने के लिए तैयार थी। अब मैं कहना चाहूंगा कि जहां जहां भी बीजेपी वर्सेस दूसरी पार्टी होगी वहां पर बीजेपी मुंह से खा रही है, बिल्कुल मुंह की खाएगी बीजेपी, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे कोई रीजनल पार्टी है। यूपी को एक अपवाद मान लीजिए, अगर गुजरात में एग्जिट पोल अगला वहीं का है, अगर वोट डिवीजन होगा तो बीजेपी खाली जीतेगी, बीजेपी नहीं, और अगर आप वोट डिवीजन नहीं होगा तो कांग्रेस जीतेगी। खाली बीजेपी ही नहीं, आप अपनी भी सोचिए, पंजाब ऐसे ही कोई ना। मैम मैं हाँ पूछ लूं, ठीक है। विनोद जी का भी एक सवाल है आलोक जी आपसे। चूक रही है कहीं ना कहीं, आलोक शर्मा जी, चीज ऐसी रही। आलोक शर्मा जी, मेरा एक सवाल है कि अगर हिमाचल में जब एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ जाएंगे और कांग्रेस की सरकार बन जाती है, तो क्या जो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की छवि पे जो ग्रहण लगा है वो दुरुस्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उनको कोई बड़ी भूमिका मिलेगी पार्टी में? आपने लूज बॉल दे दिया उनको। वैसे देखिए, प्रियंका गांधी जी आज भी हमारी बड़ी लीडर हैं, लूज बॉल में छक्का मारे, आज भी बड़ी लीडर हैं। और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, बीजेपी वर्सेस अदर्स हो गया कि बीजेपी एक तरफ थी कि बीजेपी को कौन हरा रहा है। दिल्ली में भी वही हुआ है कि दिल्ली में एमसीडी में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लीडर्स अच्छे नहीं है या उन्होंने मेहनत नहीं की है, आज हो गया बीजेपी को कौन हरा रहा है, तो वहां वोट स्विंग हो रहा है। हिमाचल में जनता को लगा कि नहीं कांग्रेस हरा रही है तो कांग्रेस की तरफ गया है। गुजरात का भी देखना होगा क्या होगा। अब आपका सस्पेंस खत्म होने वाला है, क्योंकि कुछ ही देर बाद हम जब आएंगे तो अर्पिता आर्य हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, खास हिमाचली अंदाज में। उन्होंने वो टोपी भी लगाई है, कपड़े भी वहीं के पहने हैं, और आपको बताएंगी कि सीट्स कितनी आ रही हैं कौन सी पार्टी के, क्योंकि कड़ी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक साफ है।